हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारी चैप्टर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन क्लास 11 2023 मतलब 2023 सिलेबस की फर्स्ट नहीं आई थिंक सेकंड क्लास को। तो बने रहना साथ में और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ के, क्योंकि काफ़ी अच्छी यूनिट है और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आपको मेरा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अपन इसके पहले कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या आने वाले हैं तुम लोगों की एग्ज़ाम्स में, जो यूनिट सेकेंड है इसमें। तो पहले इसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा एंशियंट ओलंपिक गेम्स को, देन फिर बताना होगा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को, फिर ओलंपिक सिम्बॉल्स क्या क्या है ना, वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म क्या क्या है, और आईओसी एंड आईओ ए अगर आप बता सकते हो अभी से तो बता सकते हो ये दोनों क्या है। आईओसी एंड आईओए ये दोनों चीज़ों के बारे में बता सकते हो आप कि क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एंशियंट ओलंपिक की थ्रू, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एंशियंट ओलंपिक की। तो ये स्टार्ट हुआ था 776 BCE में, और इसको स्टार्ट किया था हरकुलिस ने अपने पिता के इसमें है ना, अपने पिता के ऑनर में, जो कि जियोस थे, ठीक है। और मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ है ना, ये तो हरकुलिस ने स्टार्ट किया था और अपने पिता के ऑनर में स्टार्ट किया था 776 BC में, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये जियोस दिखते थे, देख लो आपके सामने इमेज है ना। तो काफ़ी रिलीजियस बात थी उस समय की। अब आप कर लेते हैं हम इस रूल्स, मतलब इस गेम्स के रूल्स क्या क्या हुआ करते थे, तो है ना। मतलब जो कॉम्पिटिटर हुआ करता था वो ग्रीक का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी होती थी, ठीक है। और फिर मैं बता देता हूँ इसमें लड़कियों को अलाउ नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और मतलब थोड़े दिन पहले से कॉम्पिटिट करने के लिए आना पड़ता था वहाँ पे, ठीक है। और भी इसमें कुछ चीज़ थी, जैसे कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेंट इन कंपटीशन, मतलब वुमेन तो अलाउ थी ही नहीं, और कोई भी प्रोफेशनल बंदा खेल नहीं सकता था। एमेट्योर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं खेल सकता था, मतलब जो कि अमेच्योर हो, ठीक है, वही खेल सकता था। अब बात कर लेते हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स की, है ना। तो ओपनिंग सेरेमनी में जितने भी प्लेयर्स होते थे और उनकी जो फैमिली होती थी, फादर मदर, है ना, तो सबको गैदर होना पड़ता था ऑडिटोरियम के अंदर, है ना। जितने भी एक्सपर्ट थे वो सबको पहले से ट्रेन किया जाता था 10 मंथ पहले से। और जो एक सूअर होता है पिग की किल करके जियोस को ऑनर में उनको दिया जाता था, ठीक है। मतलब एक रिचुअल था ये कि पिग को काटा जाता था, ठीक है ना। स्पोर्ट्स एरेना में जब भी स्टार्ट हुआ करता था, है ना, गेम स्टार्ट हुआ करता था, जब ये किया जा सकता है और सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाते थे कंपटीशन खेलने के लिए, है ना। और अगर जितने भी लोग गैदर होते थे उनमें से किसी भी एक पर्सन को अगर उनको लगता था, मतलब जितने भी लोग गैदर होते थे उनमें से एक को भी ऐसा लगता था कि यार ये हमारे गेम के लिए सही नहीं है बंदा या बंदी, तो वो अलाउ नहीं करते थे, मतलब स्पेक्टेटर्स मना कर देते थे किसी को, तो उसको हटा दिया जाता था, है ना। ऑब्वियस सी बात है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था पूरे इवेंट से उस प्लेयर को। तो ये भी एक देखने लायक बात थी। और फिर इसमें बात कर लेते हैं हम अवार्ड की। तो एक लाइव का, जैसे दिख रहा है आपके सामने, ये पत्तों का जो लाइव का जो क्राउन हुआ करता था वो दिया जाता था। अब मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को सामने दिख रही होगी, ये ओलंपिक्स की है और इसे दिया जाता था उस समय पे। इसके थ्रू मतलब आपको अवार्ड दिए जाते थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। उसको बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो एंशंट ओलंपिक गेम थे उनको बंद कर दिया गया था रोमन की तरफ से। रोमन उस समय पे वो रूल करते थे वहाँ पे, तो उनकी तरफ से बंद कर दिया गया था। फिर पर वो एंशंट ओलंपिक गेम्स ऐसे गेम्स थे जो लोगों के दिल में समा चुके थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी फाइट्स हुई, काफ़ी सारे लोग लड़ने लग गए थे उस समय पे, है ना। राजाएं महाराजाएं लड़ने लग गए थे। फिर एक बंदा था मॉडर्न ओलंपिक की जिसने स्टार्ट किया था, है ना, उसने सोचा कि यार क्यों ना वापस से गेम्स स्टार्ट किए जाएं, उसको मॉडर्न ओलंपिक में कन्वर्ट किया गया। और मतलब सबको बुलाया जाए कि उन्हें सब कंट्रीज़ को एक बार संदेश भेजा जाए, सब स्पोर्ट्स में आए। तो उसका नाम क्या था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उस समय पे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन 1896 में फिर से स्टार्ट हुए, और किसने करा था, बैरन पीडी काउंट ब्रिटेन फ्रांस के थे ये। इन्होंने गेम्स को वापस लाया। और फर्स्ट टाइम जो एथेंस में 1896 में गेम्स हुए थे, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक गेम्स हुए 1896 में हुए थे, किसके एफर्ट के थ्रू हुए थे, तो काउंट बर्टिन के एफर्ट के थ्रू ये हुए थे। मतलब इस बंदे ने इतने सारे लोगों को बोला, है ना, कि इतनी सारी कंट्रीज़ को बोला कि आओ यार क्यों ना हम स्पोर्ट्स इवेंट के थ्रू वापस से भाईचारे को बढ़ाते हैं और गेम्स स्टार्ट करते हैं, है ना। क्योंकि उस समय पे काफ़ी सारी लड़ाई हो रही थी, तो कुछ जो कंट्री थी उनने मना भी किया और कुछ कंट्री थी जिन्होंने हाँ भी किया कि यार नहीं हम खेलेंगे और एक बार और फिर से गेम्स स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई सा गेम्स को पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर
अब हम फॉर एग्जांपल देख लें कि किसी के साथ कोई सा भी गेम्स खेल लेते हैं तो फिर उससे हमारी दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी के साथ हम कुछ भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो थोड़ा-सा एकजुटता हो जाती है। तो उस समय पे 9 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में, है ना? और 4 सालों में होने लग गए थे ये गेम्स, है ना? एवरी 4 ईयर्स में होते थे, है ना? और जब दो वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वो जब वर्ल्ड वॉर के थ्रू दो मतलब कुछ ऐसे सन्स थे जिसमें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए थे, है ना, टू वर्ल्ड वॉर के बीच। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे वो रियो ब्राज़ील में हुए थे, और 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो टोक्यो में हुए थे। इसी तरीके से विंटर ओलंपिक गेम्स भी होते हैं और समर ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। पर मैं आप लोगों को इसके रूल्स बता देता हूँ। तो इसमें रूल्स क्या क्या थे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना? अब इसमें क्या होता, उस समय क्या होता था कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स में सिर्फ फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता था, इसमें मेल फीमेल बोथ को अलाउ किया जा सकता था, ठीक है? और उसमें एमेच्योर पर्सन ही खेल सकता था। पर अब इसमें क्या होता था, इसमें प्रोफेशनल बंदे भी खेल सकते थे, है ना? और दूसरी चीज़ इसमें एक नई चीज़ हो गई थी कि अब जो होता था नेशनल ओलंपिक कमिटी जो होती थी, है ना, वो अपने आईओई से थ्रू ही प्लेयर जा सकता था। मतलब कि अगर इंडिया से जा रहा है तो इंडियन ओलंपिक कमेटी के थ्रू ही वो पहले उनसे वो परमिशन लेगा, देन टू वो जाया जा सकता है, ठीक है? फिर बात कर लेते हैं हमारी ओपनिंग सेरेमनी की। तो ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक का जो टॉर्च हुआ था जो कि ओलंपिया ग्रीस से जहाँ से गेम स्टार्ट हुए थे वहाँ से जला के, एक मशाल जला के लाया जाता था, है ना? और कहाँ पे जिस भी कंट्री में वो हो रहे होते हैं ओलंपिक गेम्स वहाँ पे लाया जाता था, और फिर उसको एक रनर रन करता था पूरा, है ना? जो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होस्टेड कंपनी डिक्लेयर्स ओपन, है ना? वो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो होस्ट कर रही हुई कंट्री से बताते थे कि यार हमारे यहाँ पे ओलंपिक गेम स्टार्ट हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे ओलंपिक सिंबल्स की। तो ओलंपिक सिंबल्स में सबसे पहले ये फ्लैग देखने को मिलता है ना, जो कि काउंट बर्टिन ने डिज़ाइन किया था खुद के थ्रू, है ना? और ये वाइट टेक्सचर का बैकग्राउंड 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स कलर्स के थ्रू था। ये एक सिल्क के कपड़े पे बनाया गया था, पूरा सफ़ेद था जिसमें कोई भी बॉर्डर नहीं होती थी, और इसमें कुछ रिंग्स बनाई गई थी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती है, ब्लैक ब्लैक रेड येलो ग्रीन इस तरीके से, है ना? अब बात कर लेते हैं ओलंपिक मोटो की। तो ओलंपिक मोटो इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड से बना हुआ था, ठीक, सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस, है ना, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। बट अभी 2023 में इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है जो कि है आई थिंक कन्वर्टर, ऐसा कुछ नाम है उसका, और उसका मतलब होता है कि टुगेदर, है ना? है ना, काउंट बटर ऐसा कुछ नाम है उसका, सी टी एस आर टी एस फोर्टियस और काउंट बेटर, है ना? तो उसमें उसका मतलब जो होता है वो होता है टुगेदर, ठीक है? फिर हम बात कर लेते हैं हमारी ओलंपिक फ्लेम की। तो मैंने आप लोगों को सामने पिक्चर्स में दिखाया है कि इस तरीके से वो फ्लेम होती है जो कि एक पर्टिकुलर रनर जो रहता है वो पूरे ओलंपिक में स्टार्ट करने से पहले लगाता है। फिर ये देख लो, ओलंपिक फ्लेम का जो कंसेप्ट था वो लाइटनिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लेम कम फ्रॉम एंशियंट ग्रीस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? ओलंपिक फ्लेम इज सिंबल यूज्ड इन ओलंपिक मूवमेंट, इट इज आल्सो सिंबल कम्युनिकेट बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। ओलंपिक फ्लेम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस मॉडर्न ओलंपिक 1928 में फर्स्ट टाइम हुआ था। और गेम्स कहाँ पे हुए थे, जब हुई थी ये फ्लेम स्टार्ट तो एम्स्टर्डम में हुए थे, ठीक है, नेदरलैंड में, है ना? और क्या सिम्बलाइज करती है, स्पिरिट नॉलेज और लाइफ को ये लिखना ही है आप लोगों को, ठीक है? सिम्बलाइज क्या करती है, स्पिरिट लाइफ और टुगेदरशिप को दर्शाती है, ठीक है? तो ओलंपिक फ्लेम और टॉर्च इज लाइटेड इन द ओलंपिक विलेज ऑफ ग्रीस इज कैरिड द रनर टू द प्लेस। मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है ये कि ओलंपिक जो फ्लेम होती है वो ग्रीस से लाई जाती है, वो रनर जो रहता है वहाँ से उसको जला के लाता है और रन करते हुए उस कंट्री में लाता है जहाँ पे ये गेम्स होने वाले हैं, जो अभी करंट में होने वाले जिस जगह पे, तो वहाँ पे वो लाके जलाई जाती है, और उसके थ्रू उसके बाद ही सारे जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो एक ऑथ करते हैं, देन गेम स्टार्ट होता है। और ये अब बात कर लेते हैं ओलंपिक मास्कोट की, जो कि अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो एक प्रकार का ये फिक्शनल कैरेक्टर होता है जो कि एनिमल यूट या नेटिव कंट्री जो भी होस्ट कर रही होती है कंट्री उसके थ्रू दर्शाया जाता है ना? तो आप लोगों को दिख रहे होंगे ये बिल्ली जैसा, चूहे जैसा दिख रहा होगा, है ना? ये फर्स्ट मार्च को वाज इसका नाम था एक्सक्यूज, और विंटर ओलंपिक में 1968 में इसको फ्रांस में दिखाया गया था। ये अभी जो सामने आपके ये रियो ओलंपिक में मास्कोट था, ये चूहे वाला, है ना? तो जो कि रियो ओलंपिक को दर्शा रहा है ना, रियो कंट्री को दर्शा रहा है, आप लोगों को समझा रहा है कि रियो कंट्री इस तरीके से वहाँ का जो नेटिव एनिमल होगा ये चूहा, है ना, तो उसको दर्शा रहा है, वहाँ की कंट्री के बारे में बता रहा है आप लोगों को। फिर हम बात कर लेते हैं हम ओलंपिक ओथ की। तो कुछ शपथ दिलाई जाती है सारे प्लेयर्स को, रिचुअल होता है ना,
In the name of all competitor, I promise that we shall take a part in Olympic game, respecting abiding by the rules गम देन, है ना, जो भी ओलंपिक के रूल्स है उसको हम मानेंगे और सब कुछ उसकी तरीके से करेंगे, ये ओथ दिलाई जाती है। फिर ओलंपिक आइडियल की बात कर लें तो कॉम्पिटिटर ने सेट किया था एक ओलंपिक आइडियल भी, द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक इज़ नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट, मतलब कि हमको जीतना नहीं है बट हमको इसमें पार्ट लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं हमारी ओलंपिक वैल्यूज़ की, ओलंपिज्म की, तो उसमें देखो 5 वैल्यू बताई गई है, आप लोगों को याद रखनी है। जॉय ऑफ एफर्ट, फ्लेयर प्ले, रिस्पेक्ट अदर, बैलेंस एंड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, मतलब पूरे एफर्ट के साथ, जॉय के साथ सबको खेलने का अधिकार होता है। फेयर प्ले मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ खेलना है ना। रिस्पेक्ट टू अदर मतलब सबके साथ, है ना। फिर अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, टू डेवलप फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्दी स्पोर्ट्स कंपटीशन अमॉन्ग पीपल, मतलब है ना, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ को कंपटीशन अमॉन्ग पीपल ये रखना। टू डेवलप मोरल वैल्यू, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है। टू प्रमोट स्पोर्ट्स एथिक्स, फेयर प्ले इन कंपटीशन, टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग, है ना, टू प्रमोट कॉपरेशन, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, यही मतलब स्टार्टिंग में जो आपने मैंने वैल्यूज़ बताई है वही इसमें भी बताई गई है। जॉयफुलनेस, है ना, फ्रेंडशिप रखना, टुगेदरशिप रखना, यही सब चीज़ बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो द मॉडर्न ओलंपिक के अंदर जब फर्स्ट टाइम कोई कमेटी आई थी तो, है ना, इसको जो आईओसी को स्टैब्लिश करा था वो बैरन दी पर का काउट बीटिन नहीं करा था 23 जून 23 जून 1894 को, है ना। और उस समय पे इसके अंदर 105 एक्टिव मेंबर हुआ करते थे और 32 ऑनरी मेंबर्स हुआ करते थे। तो इसका काम क्या होता था इस कमेटी का, कि जहाँ पे भी ओलंपिक होस्ट करने होने वाले वहाँ के बारे में पहले से आगे की कंट्री, सारी कंट्रीज़ को बताना, ठीक है। और फिर उसमें कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं तो वो बताना, है ना। कोई से भी गेम्स को लेकर रूल्स चेंज हुए हैं तो वो बताना, है ना। और जो भी चीज़ ना, मतलब कहाँ पे होने वाले हैं, किस तरीके से होने वाले हैं, और फेयर प्ले, इसके कुछ डिसिप्लिन्स होते थे, वो सब चीज़ों को फॉलो करवाना, है ना। और इस कमेटी के नीचे भी दूसरी भी कमेटी भी होती थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है तो, है ना। फिर इसके नीचे कौन सी होती थी, तो इंटरनेशनल कमेटी, देखो ये लिखा है साफ साफ कि देयर आर 206 एनओसी। इसके नीचे कितनी थी, नेशनल ओलंपिक कमेटी कितनी होती थी, 206 नेशनल ओलंपिक कमेटी थी। इनका क्या काम हुआ करता था, तो इनका काम क्या हुआ था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नीचे जितने भी कंट्रीज़ है उनको ज्वाइन करना, उनको गेम्स के बारे में सतर्क करना, या उनमें ये सब चीज़ें प्रमोट करना गेम्स को लेके, और बताना कि यार यहाँ पे गेम्स होने वाला है, सबको ओलंपिक में पार्ट लेना चाहिए। ऐसे ही इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन भी होता है, आईएफएस। इसका काम क्या होता है, तो ये भी एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि इंटरनेशनल कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की होती है। तो इसका काम क्या होता है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज एंड मॉनिटर टू एवरीडे रनिंग ऑफ द वर्ल्ड वेरियस स्पोर्ट्स पे, मतलब जहाँ पे भी कौन से गेम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, उनको पे ध्यान रखना और उनके बारे में हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बताना, है ना। और सब जैसे कि हम इसका एक मान सकते हैं कि हम अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं होते, जैसे हॉकी का अलग फेडरेशन होता है, फुटबॉल का अलग फेडरेशन होता है, तो ऐसे फेडरेशन बना दिए गए, है ना, इनके थ्रू गेम को और ज़्यादा प्रमोट करना, ठीक है। कोई से भी गेम को एक प्रमोट करते हुए आगे के लेवल तक जाना। तो अब देखो जैसे ओलंपिक मूवमेंट है, 4 मैन कॉन्स्टिट्यूटेंट थे। सबसे पहले कौन सी थी, देखो सामने दिख रहा होगा आपको, इंटरनेशनल आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल ओलंपिक कमेटी एनओसी मतलब आईएफ से मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन स्पोर्ट्स, है ना। और फिर उसके अलावा अदर मेंबर्स भी आ जाते हैं जो इनसे ही जुड़े हुए होते हैं, जो भी जितने भी प्लेयर्स नहीं है जिनको गोल्ड वोल्ड मिलता है तो उनको मेंबर्स कमेटी में लिया जाता है ओलंपिक की। तो ये इस ओवरऑल आपको एक ऐसा आप ओलंपिक मूवमेंट के अंदर ये कमिटीज़ के लिए एक डायग्राम भी बना सकते हो जैसा मैंने बताया है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, ये मास्कोट है, आप लोगों को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो और कंटेंट बहुत अच्छा लगता हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना तुम्हारे भाई के चैनल को। तो सब्सक्राइब कर दो और इसी तरीके से पढ़ते रहो, खुश रहो, इन्जॉय करो। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई। थैंक यू।